हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ साक्षी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अचीव एम में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए पॉलिटी संविधान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का 18 पार्ट लेकर आए हैं, जो आपको यूपी ट्रिपल एससी पीटी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखें और आप ये भी जज कीजिए कि आपने कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो, और कमेंट्स में लिखकर भी बताइए कि आपने कितने क्वेश्चंस को सही किया है। तो जो वीडियो पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो आपको समय से मिलती रहे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, कितने वर्षों में लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 7 वर्ष। 7 वर्षों में लगातार यदि कोई व्यक्ति भारत से बाहर रहेगा तो उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे सभी व्यक्ति जो डैश या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो, उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिकता समझा जाएगा। तो बताइए कौन सी तारीख है जिसके बाद भारत में जन्मे व्यक्तियों को भारत का नागरिक समझा जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 के बाद जो भी व्यक्ति भारत में जन्म लिया है वो भारत का नागरिक समझा जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी भारत के व्यक्ति को भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? बताइए दोस्तों, वह कौन सी स्थिति है जिसमें भारत के नागरिकों की भारतीय नागरिकता को समाप्त भी किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, जो हमारे भारत के नागरिक होते हैं, यदि उनकी भारत की नागरिकता समाप्त हो रही है तो वह या तो वह सवै त्याग, मतलब कि अपनी नागरिकता सवै त्याग दे, उस तरह से भी हो जाएगी, तो ये भी राइट आंसर होगा। और या फिर यह पर्यावसन, पर्यावसन का मतलब होता है वो कहीं और जाकर हमेशा के लिए बस जाए, तब भी उनकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। कहीं और जाकर का मतलब है अन्य देश में बस जाए। और वंचित किए जाने पर या फिर देशद्रोही होने पर भी उन्हें सरकार द्वारा वंचित किया जाए, नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता? आप बताना है कि कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जिसमें भारतीय नागरिकता से उनको वंचित नहीं किया जा सकता। तो देखिए दोस्तों, जहाँ ये निर्वाचन के दौरान भी किसी भी नागरिक की नागरिकता नहीं छीनी जा सकती, आपातकाल के दौरान भी किसी भी नागरिक की नागरिकता नहीं छीनी जा सकती, और युद्ध के दौरान भी किसी भी नागरिक की नागरिकता नहीं छीनी जा सकती। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुआ था? अब ये बताना है कि जो हमारा नागरिकता का जो प्रावधान है यह भारतीय संविधान में किस सन में लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1949। 1949 में भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान लागू किया गया था। और जो नागरिकता है वो कौन से भाग में है? नागरिकता भाग 2 के अंतर्गत आती है। और कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल पूछ लिया जाए तो क्या बताएंगे दोस्तों? तो आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक नागरिकता की प्रावधान दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है? बताइए दोस्तों कि मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों को निलंबन करने का अधिकार होता है। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। बताइए दोस्तों कि सुनवाई, निलंबन करने का अधिकार तो राष्ट्रपति को है, और सुनवाई करने का अधिकार किसको होगा? तो सुनवाई करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट को होता है। और जो हमारे भारत की सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है? इलाहाबाद में या फिर प्रयागराज में कहते हैं। अब इसका नाम प्रयागराज हो गया। तो हमारे भारत की सर्वोच्च न्यायालय प्रयागराज में स्थित है। और कोर्ट की संख्या कितनी होती है? एक ही सुप्रीम कोर्ट है भारत के अंदर, जो कि इलाहाबाद के अंदर है। और जो सुप्रीम कोर्ट है वो कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? तो आर्टिकल बताएंगे तो क्या बताएंगे? आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है। और जो हमारे भारत की सुप्रीम कोर्ट है उसमें कितने न्यायाधीश हैं? यदि न्यायाधीश पूछ लिया जाए तो क्या बताएंगे? तो उसमें 34 न्यायाधीश है, कुल 34 हैं, जिसमें से कि 33 जो है वो अन्य न्यायाधीश है और एक जो है वो मुख्य न्यायाधीश होता है। और दोस्तों, यदि उच्च न्यायालय की बात की जाए तो जो हमारी उच्च न्यायालय है वो कितनी है भारत के अंदर? भारत के अंदर कुल 25 उच्च न्यायालय है। ठीक है दोस्तों, अब कौन सा आर्टिकल में उच्च न्यायालय का वर्णन? तो 214 आर्टिकल में उच्च न्यायालय का वर्णन है, और सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन 124 में है। ठीक है दोस्तों, याद रखना, सर्वोच्च न्यायालय 124 और उच्च न्यायालय 114। और प्रधानमंत्री के बारे में पूछ लिया जाए तो क्या बताएंगे? 72 आर्टिकल में प्रधानमंत्री का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है।
जो हमारे मौलिक अधिकार है उनमें संशोधन किया जा सकता है, किसके द्वारा किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संसद द्वारा। जो मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार है वो संसद को है, और जो मौलिक अधिकारों की सुनवाई का अधिकार है वो किसको है? वो सर्वोच्च न्यायालय को है। और जो मौलिक अधिकारों के निलंबन का अधिकार है वो किसको है? वो राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को बताइए दोस्तों क्या किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, निलंबित किया जा सकता है। भारतीय नागरिकों के अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, और निलंबन करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को निलंबन करने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? अब बताना है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन दोनों के अधिकार में कौन से मामले आते हैं? तो उसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, मूल अधिकारों का परिवर्तन। मूल अधिकारों का परिवर्तन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अधिकार में आते हैं। भारतीय संविधान में राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य था। बताइए दोस्तों कि हमारा जो भारत में संविधान है उसमें नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए हैं, तो वो उनका शामिल करने का क्या उद्देश्य था संविधान के अंदर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए भारत सरकार में नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल किया गया था। नेक्स्ट, संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? बताइए दोस्तों कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनको शामिल करने के लिए उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा सामाजिक, आर्थिक और लोकतंत्र की स्थापना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधानुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहा है? तो उसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, के.टी. शाह। के.टी. शाह ने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधानुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिद्धांत संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया है? बताइए दोस्तों कि वह कौन सा संविधान संशोधन हुआ जिसके द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों से अधिक प्रभावशाली माना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 42वें संविधान संशोधन 1976 में नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ा गया था, जिसमें उन्होंने नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों से अधिक प्रभावशाली समझा है। और जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो कौन से भाग में है दोस्तों? भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है, जो कि आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक आते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सीधा नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व हमेशा राज्य के हित में होते हैं और यह राज्य के कर्तव्य और प्रवृत्ति से राज्य के प्रति सकारात्मक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जो हमारे भारत के संविधान में मूल कर्तव्य हैं, जो मूल कर्तव्य का मतलब होता है प्रत्येक नागरिकों का एक कर्तव्य है कि वह जितने भी संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार लिखे हुए हैं उनका पालन करे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पूर्व सोवियत संघ। पूर्व सोवियत संघ से मूल कर्तव्य हमारे भारतीय संविधान का स्रोत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसी एक समिति ने नागरिकों में मूल अधिकारों को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? बताइए दोस्तों वह कौन सी समिति थी जिसमें 1976 में मूल कर्तव्यों को ऐड किया गया था? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर ही मूल कर्तव्य 1976 में जोड़े गए थे। और जो मूल कर्तव्य हैं वो कब जोड़े गए थे? वह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। और मूल कर्तव्य जो हैं वो कौन से भाग में है? वो भाग 4 कै में है। मूल कर्तव्य कब है? कहाँ पे? भाग 4 कै के अंतर्गत आते हैं, जो कि 51 कै आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं। तो जब मूल कर्तव्य 1976 में बनाए गए थे स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, तो उस समय मूल कर्तव्यों की संख्या कुल 10 थी और अब यह बढ़कर कितनी हो गई है? अब यह बढ़कर 11 हो गई है। और जो इसमें 11वां जो कर्तव्य है वो जोड़ा गया है, वह यह जोड़ा गया है कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और प्रतिपाल्य के संरक्षण उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। और यह कौन सा
कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? यह 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, लिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्य को अंतस्थापित किया गया था? बताइए दोस्तों कि मूल कर्तव्य कब मतलब संविधान के अंदर जोड़े गए थे। तो इसका सीधा सीधा अभी हमने बताया था 1976 का आंसर होगा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। नेक्स्ट, मूल कर्तव्य को निर्धारित किया गया था तो कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा संविधान संशोधन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था उस समय कितने कर्तव्य थे? 10 कर्तव्य थे, इसलिए यहाँ पर 10 आचार आदर्श लिखा हुआ है। आचार आदर्श का मतलब भी मौलिक कर्तव्य होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? जो भारत की संघीय व्यवस्थापिका है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, संसद। संसद को संघीय व्यवस्थापिका के नाम से भी जाना जाता है। जो भारत की संसद है उसके अंदर कितने सदन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 2। भारतीय संसद में 2 सदन हैं। और कौन कौन से सदन हैं? एक तो है राज्यसभा, ठीक है दोस्तों, और एक दूसरी कौन सी है? दूसरी है लोकसभा। जो राज्यसभा है वो एक उच्च सदन है और जो लोकसभा है वो निम्न सदन के अंतर्गत आती है। पूछ लिया जाए कि संसद किस आर्टिकल में वर्णन है, तो संसद का 79 आर्टिकल में संसद का वर्णन है, और राज्यसभा का वर्णन जो है वो 80 आर्टिकल में है, और लोकसभा का वर्णन जो है वो 81 आर्टिकल में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? बताइए दोस्तों वह कौन सा सदन है जिसको प्रतिनिधित्व सभा भी कहा जा सकता है? लोकसभा हो सकती है या राज्यसभा या फिर दोनों ही हो सकती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्यसभा। राज्यसभा को प्रतिनिधित्व सभा भी कहा जाता है, और राज्यसभा क्या है? वो उच्च सदन है संसद का। और राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? 250 राज्यसभा में सदस्यों की सीटें हैं, और जिसमें से कि 245 ही वर्तमान में ऊपर। नेक्स्ट, संसद का लोकप्रिय सदन है। राइट दोस्तों, संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लोकसभा। लोकप्रिय सदन संसद का लोकसभा है। और लोकसभा कौन सा है? लोकसभा जो होती है वो निम्न सदन होती है, और जिसमें सीटों की संख्या कितनी है? 450। इसमें 450 इसमें सीटों की संख्या है, जिसमें से कि 445 जो है वो वर्तमान में है। नेक्स्ट, संसद की स्थायी सदन है। संसद की स्थायी सदन कौन सी होती है? ऑप्शन बी, राज्यसभा। संसद की स्थायी सदन राज्यसभा होती है, और जो राज्यसभा होती है, स्थायी सदन का मतलब होता है कि वह सभा नष्ट नहीं हो सकती, उसको भंग नहीं किया जा सकता, और इसका कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। इसमें क्या होता है? इसमें यह कभी भंग नहीं होती, यह रेगुलर ही चलती रहती है। और लोकसभा क्या होती है? लोकसभा का जो होती है वो उसको भंग भी किया जा सकता है, और इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? बताइए दोस्तों, जो अपर हाउस है मतलब कि उच्च सदन है, तो फिर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन है राज्यसभा। राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि, बताइए दोस्तों क्यों कहते हैं? उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसे विघटित नहीं किया जा सकता। राज्यसभा को विघटित नहीं किया जा सकता, और इसकी क्या होता है दोस्तों? इसमें प्रत्येक 2 वर्ष बाद 2/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं और उनकी जगह पर दूसरे सदस्य आ जाते हैं, इसीलिए यह कभी भी विघटित नहीं होती है। नेक्स्ट, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? बताइए दोस्तों कितनी हो सकती है? तो इसका भी हमने बताया था 250। 250 राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या है, और वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 245 सीटों की संख्या है। नेक्स्ट, वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? बताइए दोस्तों, अभी बताया हमने, तो 245 वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है। नेक्स्ट, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जा सकते हैं? जो राज्यसभा है उसमें 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नामित कर सकता है, और लोकसभा में कितने सदस्यों को कर सकता है? तो लोकसभा में 2 सदस्यों को नामित कर सकता है। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चंस आज यहीं पर खत्म होते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट हो सके। थैंक यू।